नमस्कार। आज हम हमारे समाज में यह देख रहे हैं कि हृदय रोग बहुत तीव्र गति से फैल रहे हैं। उनकी जागरूकता और बचाव के लिए हमारे बीच में डॉक्टर पुरुषोत्तम मित्तल मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे कि इस हृदय रोग को कैसे बचाया जा सकता है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि ये एंजाइना या हार्ट अटैक क्या होता है। आम भाषा में हम बहुत कॉमनली इसको यूज करते हैं कि उस पेशेंट को एंजाइना हुआ। जब आप ये बोलते हैं तो इससे आपका क्या तात्पर्य होता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। देखिए, एंजाइना या हार्ट अटैक जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, इसको मैं सीधे सीधे समझाना चाहूँगा कि अपना जो हार्ट होता है, हृदय जिसको हम बोलते हैं, वो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, एक पंप का काम करता है। और इस पंप को काम करने के लिए, स्वयं को काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो हृदय की जो नलिकाएं होती हैं, वो नलिकाएं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। जब कोरोनरी आर्टरीज में रुकावट होती है, जिसको हम बोल देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उस रुकावट की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और उस स्थिति को हम एंजाइना या हार्ट अटैक कहते हैं। वो जो दर्द होता है उसको एंजाइना बोलते हैं। और यही दर्द अगर 20 मिनट से ज्यादा रहता है तो हृदय का कुछ हिस्सा स्थायी रूप से डैमेज हो जाता है और इस स्थिति को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम प्रश्न जो हमारी पब्लिक के दिमाग में आता है वो यह है कि इसको क्या एक आम आदमी पहचान सकता है? एंजाइना जब उसको होता है तो क्या इसको एक आम आदमी खुद इसका डायग्नोसिस कर सकता है? जी, देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि सीने में हार्ट के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स रहती हैं, बहुत सारे अवयव रहते हैं, फेफड़े होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो कैसे पहचाने कि जो दर्द हो रहा है वो हार्ट का हो रहा है? सामान्य भाषा में एंजाइना या हृदय शूल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका दर्द छाती के बीचों बीच इस तरह का होता है कि जैसे आपको कोई भारीपन हो रहा हो, जैसे हृदय में कोई खिंचाव हो रहा हो, कोई वजन आ रहा हो, या गले में घुटन हो रही हो, कोई चोकिंग हो रही हो। ये दर्द पूरी छाती में हो सकता है, दोनों बाहों में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, पीठ में हो सकता है और जबड़े में हो सकता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ मरीज हमारे पास दांतों का दर्द लेके आते हैं और वो हार्ट अटैक निकलता है। तो हम ये मानते हैं, जानकारी आते हैं जी साहब, कि दांतों के दर्द को भी सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हमारे पेट में अम्बलाइकस यानी नाभि के ऊपर से लेके और गर्दन तक कोई भी दर्द एंजाइना का दर्द हो सकता है। तो आम आदमी के सामने समस्या रहती है कि कैसे पहचाने। देखिए, 3 लक्षण जो होते हैं वो इसमें मदद कर सकते हैं। अगर कोई भी दर्द आपको एक्सरसाइज या शारीरिक श्रम करते वक्त आता है और आराम करने से ठीक हो जाता है तो वो एक एंजाइना हो सकता है, उसको हम एंजाइना का दर्द बोल सकते हैं। दूसरा, अगर छाती के बीचों बीच दर्द होता है, उसमें घुटन, भारीपन या चोकिंग सेंसेशन होता है, तो वो एंजाइना का दर्द हो सकता है। और तीसरी लक्षण जो होता है, अगर आपको आराम करने से वो दर्द ठीक हो जाता है तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि वो दर्द एंजाइना हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आराम करने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो ये एंजाइना हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमने बहुत कॉमनली सुना है कि सडन डेथ जब पेशेंट की हो जाती है तो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये मानकर चला जाता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और उसी के दौरान डेथ हुई है। तो ये जो इसको कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये साइलेंट अटैक होता है। तो ये साइलेंट अटैक जैसे वर्ड का क्या मतलब है, इसकी जानकारी हमें दें। साइलेंट अटैक एक वैलिड टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कि आदमी को अटैक तो हुआ लेकिन दर्द नहीं हुआ और उसका अटैक बढ़ता चला गया। ये सामान्यतया 2 स्थिति में होता है। एक तो उन लोगों को होता है जिनको शुगर की बीमारी होती है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली उन लोगों को जिनको डायबिटीज लंबे समय तक होती है और जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है। क्या होता है, डायबिटीज की वजह से हमारा जो पेन सेंसिटिव सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि
दर्द को ले जाने वाली नाड़ियां होती हैं वो खराब हो जाती हैं और आदमी को अटैक के वक्त दर्द नहीं होता। दूसरी स्थिति होती है कि वेरी ओल्ड एज, जो सीनियर सिटीजन 70 से 80 साल की उम्र के लोग होते हैं, उनको कई बार दर्द नहीं होता। और सबसे बड़ा खतरा साइलेंट अटैक का यही होता है कि दर्द नहीं होने के कारण वो लक्षण को पहचान नहीं पाते हैं, समय पर उनको सहायता नहीं मिल पाती है और अटैक बढ़ जाता है और फिर हमें लगता है कि आदमी की सडन डेथ हो गई। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी उम्र के लोगों में दर्द नहीं होने का क्या कारण होता है? देखिए दीपिका जी, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका पेन सेंसिटिव का सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि ओल्ड एज में इन जनरल जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि मानसिक स्थिति या डिमेंशिया हो जाता है। कई बार आदमी की सेंसेशन इतने अच्छे नहीं रहते कि वो इन चीजों को पहचान पाए, तो उन लोगों को बोलते हैं कि साइलेंट अटैक हो सकता है। अच्छा, ये धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब अटैक होता है तो ईसीजी की राय डॉक्टर देते हैं, तो क्या अटैक है तो हमेशा ईसीजी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी? देखिए, ईसीजी एक हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग है जी। अब आप इसको यूँ समझते हैं कि जब आदमी को दर्द होता है उस वक्त हार्ट की ईसीजी में चेंजेस आते हैं। अगर कोई व्यक्ति दर्द होने की अवस्था में ईसीजी कराता है तो इसकी ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। सपोज करिए किसी आदमी को दर्द हो रहा है, उसने आराम कर लिया, उसका दर्द ठीक हो गया और उसके बाद वो जाके ईसीजी कराता है, तो हो सकता है ईसीजी में चेंजेस नहीं आए। तो हम ये मानते हैं कि हार्ट अटैक या एंजाइना की अवस्था में अगर दर्द के दौरान ईसीजी ली जाए तो उसमें अटैक की जानकारी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। दर्द ठीक होने के बाद ईसीजी में कई बार ये चीजें नहीं आती हैं। इस स्थिति में हम मरीज को ट्रेडमिल टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, ये ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है और इसकी क्या जटिलताएं हैं, थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी दें। ट्रेडमिल टेस्ट भी एक तरह की ईसीजी है। जैसा मैंने बताया कि रेस्टिंग कंडीशन में कई बार ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं, तो ट्रेडमिल टेस्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामान्य आदमी जब एक्टिविटी करता है तो उसकी ईसीजी में क्या चेंज आते हैं। तो ट्रेडमिल एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम मरीज को चलने के लिए बोलते हैं, उसको अलग अलग स्पीड पे अलग अलग ग्रेडियंट पे चला के देखा जाता है कि हार्ट पे जब लोड आता है, स्ट्रेस टेस्टिंग इसको हम बोलते हैं, कि स्ट्रेस करके हम ये देखते हैं कि किस प्रकार चलते वक्त या चढ़ाई चढ़ते वक्त मरीज की ईसीजी में चेंजेस आते हैं। अगर उस दौरान चेंजेस आते हैं, मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या उस दौरान दर्द होता है, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान मरीज के ब्लड के सर्कुलेशन की कमी है और ये जो दर्द होता है वो एंजाइना का ही दर्द होता है। ये एक सेफ प्रोसीजर होता है, लोग डरते हैं इससे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सारा कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है और पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। जी, और फ्रीली इस टेस्ट को करा सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, हार्ट के रोगों में इकोकार्डियोग्राफी शब्द भी बहुत इस्तेमाल होता है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट बताया जाता है, थोड़ा सा हमें बताएं कि इस टेस्ट में क्या जानकारी प्राप्त होती है। इकोकार्डियोग्राफी एक तरह की सोनोग्राफी है, जैसे सामान्य सोनोग्राफी होती है जी, इसी तरह से इकोकार्डियोग्राफी, इको मीन्स सोनोग्राफी और कार्डियो मीन्स हार्ट, तो हार्ट की सोनोग्राफी को हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राफी से हमें जानकारी मिलती है कि हार्ट की पंपिंग पावर कितनी है, उसके वाल्व्स कैसे काम करते हैं, मांसपेशियों की स्थिति कैसी है। सामान्य रूप से दर्द की स्थिति में इकोकार्डियोग्राफी में चेंजेस आते हैं, तो एक्यूट कंडीशन में भी इकोकार्डियोग्राफी जांच से जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रेडमिल और इकोकार्डियोग्राफी के बारे में आपने बताया, क्या ये बहुत महंगे टेस्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य रूप से हमारे अस्पताल में या सभी अस्पतालों में 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में सारे टेस्ट हो जाते हैं। ट्रस्ट हॉस्पिटल में इससे भी कम होते हैं और गवर्नमेंट में ये सुविधा उपलब्ध है निःशुल्क रूप से, तो वहाँ भी करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इकोकार्डियोग्राफी या ट्रेडमिल के बाद आप कई बार पेशेंट को एंजियोग्राफी की एडवाइस देते हैं, ये एंजियोग्राफी कैसे की जाती है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे समाज में एंजियोग्राफी के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं गलत धारणा तो नहीं कहूँगा, लेकिन भ्रांतियां हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग डरते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में एंजियोग्राफी की जांच पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए 100%
श्योर डायग्नोसिस वाला एक टेस्ट है। बेसिकली एंजियोग्राफी हार्ट की नलियों की एक्सरे है। जैसे हम सामान्य एक्सरे लेते हैं उसी तरह हार्ट की नलियों का एक्सरे एक हार्ट के अंदर दवाई डाल के किया जाता है, जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। क्योंकि हार्ट एक मूविंग स्ट्रक्चर होती है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होता है, इसलिए उसके एक्सरे के लिए एक अलग तकनीक की जरूरत पड़ती है, उसको हम कैथ लैब बोलते हैं। तो ये जांच कैथ लैब में होती है और आज की तारीख में बहुत सुरक्षित जांच हो गई है, क्योंकि हाथ से की जाती है। एक छोटा सा कैनुला डाल के उसके थ्रू हार्ट में दवाई का प्रवाह करके नलियों में और उसकी एक्सरे लिया जाता है। इससे हमें संपूर्ण जानकारी हृदय की नलिकाओं के बारे में मिल जाती है। ये पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है। मैं कहना चाहूंगा कि 0.01% कॉम्प्लिकेशन रेट है। इसका मतलब है कि 10,000 लोगों में से एक पेशेंट में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। आज की तारीख में हम देखें तो एमआरआई की तुलना में एमआरआई के बराबर चार्जेज है। हम देखते हैं कि 5-6 हजार रुपए की एमआरआई होती है, करीब करीब उसी रेट में एंजियोग्राफी हो जाती है। और इसमें हमें नलिकाओं की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसमें पेशेंट को कोई तकलीफ होती है डॉक्टर साहब? देखिए, एक कैनुला लगाया जाता है। जिस तरह से बोतल चलाते वक्त हम एक कैनुला लगाते हैं, उसी तरह का एक कैनुला हम जांच के लिए लगाते हैं। तो केवल एक कैनुला लगाने जितना सा दर्द होता है और कोई दर्द वाली या परेशानी वाली बात नहीं होती। 2 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है, उसके बाद आप घर जा सकते हैं, दूसरे दिन अपने काम पे जा सकते हैं। और पेशेंट को जिसकी एंजियोग्राफी की जाती है उनको सबको स्टेंट लगाए जाते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ज्यादातर मरीज हमारे इसी चीज से डरते हैं, इसी से परेशान रहते हैं कि साहब एंजियोग्राफी कराएंगे तो फिर आप तुरंत स्टेंट डाल दो। ऐसा कुछ नहीं होता। एंजियोग्राफी एक जांच होती है, इसमें हम ये पता करते हैं कि हार्ट की नलियों में रुकावट है या नहीं है, और अगर रुकावट है तो कितनी रुकावट है। अगर आपको ये पाया गया कि आपकी एंजियोग्राफी हुई है और उसमें रुकावट आती है, अगर 90% से ज्यादा रुकावट है तो सामान्य रूप से हम मरीज को सलाह देते हैं कि आपको इसी सिटिंग में, सेम सिटिंग में एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए, क्योंकि वो काफी खतरे वाली स्थिति होती है। अगर 70% से ज्यादा रुकावट है, 70 से 90% के बीच में रुकावट है, तो मरीज को एंजियोप्लास्टी करवा लेनी चाहिए, स्टेंट डलवाना चाहिए। लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं है, आदमी घर जाके विचार करके करवा सकता है। 10 दिन बाद करा सकता है, 15 दिन बाद करा सकता है। और अगर 70% से कम रुकावट है तो वो सामान्य रूप से दवाओं से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें एंजियोप्लास्टी या स्टेंट की जरूरत नहीं होती। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हर मरीज को एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती। हमारे अस्पताल में जितनी एंजियोग्राफी होती है उनमें से केवल 30% मरीज को ही हम एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं। जी डॉक्टर, तो ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी एक चीज है या इसमें कोई अंतर है? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। एंजियोप्लास्टी एक सिंपल प्रोसीजर है। देखिए, हार्ट में 3 मेन रक्त नलिकाएं होती हैं। 3 कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। एक राइट साइडेड कॉर्नरी आर्टरी होती है, 2 लेफ्ट साइडेड की होती है। सामान्य रूप से आज तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि हम ज्यादातर नलियों में स्टेंट डाल के उनको अवरोधों को हटा सकते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में, स्पेशली डायबिटिक्स में, या डिजीज इतनी ज्यादा डिफ्यूज होती है, बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई होती है, या नलिकाएं इतनी छोटी होती है कि उसमें हर नलिका में स्टेंट नहीं डाला जा सकता। कई बार कॉस्ट प्रोविजन होता है, कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है, अगर 5-6 स्टेंट डालने पड़ते हैं तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन कंडीशन में हम ये कहते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करा दीजिए। बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें चेस्ट को ओपन करके और शरीर के दूसरे हिस्से से नलिकाएं निकाल के और इनको बाईपास करके और ठीक कर दिया जाता है। तो बाईपास सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर है, एंजियोप्लास्टी इज बेसिकली ए मेडिकल प्रोसीजर। तो डॉक्टर, इसका तात्पर्य ये है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में काफी अंतर है। पेशेंट को जहाँ तक तकलीफ की बात है, और पोस्ट ऑपरेटिव भी शायद पेशेंट को एंजियोप्लास्टी में कम तकलीफ होती है। एंजियोप्लास्टी के बाद दूसरे दिन आप छुट्टी लेके घर जा सकते हैं, तीसरे दिन अपने काम पे जा सकते हैं। बाईपास सर्जरी में 7-8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, चीरा लगता है। लेकिन जिन लोगों में जरूरत होती है उनको बाईपास सर्जरी करवा लेनी चाहिए। देखिए, दोनों के अलग अलग इंडिकेशन है। ये हम नहीं कह सकते कि बाईपास सर्जरी अच्छी है या एंजियोप्लास्टी अच्छी है। जिस मरीज को जो जरूरत है उसको हम वही एडवाइस करते हैं। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि डायबिटिक्स में शायद बीमारी ज्यादा फैलती है नलिकाओं पर असर होने के कारण,
तो डायबिटीज के बारे में भी हमें बताएं और हृदय रोगों के बचाव के बारे में भी बताएं कि इनको होने ही ना दिया जाए, तो उसके लिए हमें आम पब्लिक के अंदर क्या जागरूकता देनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात आज की तारीख में इसी चीज पे है कि बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद लाइफ लॉन्ग दवाएं लेना, उनके कॉम्प्लिकेशंस का डर, तो बचाव ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इन चीजों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, यानी कि हार्ट अटैक और एंजाइना का खतरा डायबिटीज वाले मरीजों को बहुत ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आज की तारीख में 10 से 12% वयस्क लोगों को हमारे देश में डायबिटीज हो चुकी है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहली चीज है कि 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं, शुगर की जांच कराएं, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल कराएं, और अगर आपको डॉक्टर सलाह दे तो आप ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी ज्यादातर ऐसे लोगों में बढ़ा बिल्कुल, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, धूम्रपान की आदत जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस बारे में। दूसरी चीज है कि अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करें। आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल है, कंपटीशन बहुत है, सोशल स्पेसिफिकेशंस हैं, स्ट्रेस बहुत है, तो ये सब चीजें जी खुश रहने की कोशिश करें। अपनी जीवन शैली को ऐसे बनाएं कि तनाव नहीं रहे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने दोस्तों के बीच में। जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे। और दूसरी चीज है बुरी आदतों से बचाओ। बुरी आदतें मतलब धूम्रपान, टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे आप तंबाकू चबाते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी और सिगरेट दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कई लोगों को भ्रांति होती कि साहब सिगरेट तो सेफ है, बीड़ी खराब है, या बीड़ी सेफ है, सिगरेट खराब। ऐसा कुछ नहीं है। टोबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल, चाहे उसको चबाना है, सूंघना है, स्मोकिंग करना है। और अगली चीज है कि आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खानों में फलों की मात्रा ज्यादा हो, एंड फ्राइड आइटम्स नहीं लें। हमारे समाज में स्पेशली कुछ सोशल सेगमेंट में घी और फ्राइड आइटम लेने का बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो पूड़ी, पराठे, कचौरी, समोसा, स्पेशली जो रिपीटेड फ्राइड आइटम्स हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, इनसे बचाव रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के लिए आपने कहा, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए रूटीन में? डेली एक्सरसाइज शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। देखिए, कम से कम 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज डेली करना चाहिए आपको। और एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, अपने गार्डन में, आपके पास के गार्डन में, अपने घर की छत पर, कहीं भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलाने का शौक है, साइकिल चलाइए, स्विमिंग का शौक है, स्विमिंग चलाइए। जनरली हम कार्डियक डिजीज के प्रिवेंशन के लिए एरोबिक एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जिसको सामान्य भाषा में आजकल हम कार्डियो भी बोलते हैं, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती। इसमें आती है जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है। डांसिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आप डांसिंग करिए, मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमनली हमने जो देखा है पेशेंट्स के अंदर, वो बाईपास या एंजियोप्लास्टी के बाद दवाई बंद कर देते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूकता ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं हम इसको। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब एक तत्काल उपाय है। जैसे आपकी हृदय की नलिकाओं में रुकावट आ गई, कोरोनरी आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई, तो एंजियोप्लास्टी से हमने उस ब्लॉक को हटा दिया, या बाईपास सर्जरी से हमने उस ब्लॉक को बाईपास कर दिया, तो वो तो एक तत्काल वाला उपाय हो गया। लेकिन वापस ब्लॉक नहीं हो, वापस अवरोध नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन चीजों को रोकना पड़ेगा जिसके कारण से पहले अवरोध हुआ था। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड रेगुलर मेडिसिन एक इंटीग्रल पार्ट है, और वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए पेशेंट का। ऐसा नहीं कि बाईपास सर्जरी हो गई साहब मेरी, अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी हो गई, हमने कहीं देखा मरीज 6 महीने बाद दवाई बंद कर देते हैं, वापस स्टेंट ब्लॉक हो जाते हैं, बाईपास सर्जरी के बाद 5 साल बाद ग्लाफ्ट ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज और रेगुलर मेडिसिन उतना ही जरूरी है जितना बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी के बिना की जरूरत है। तो दर्शकों, मेरी आपसे अपील है कि अगर आपकी एंजियोप्लास्टी या
बाईपास सर्जरी हुई है, तो उसके बाद दवाई कृपया बंद ना करें, क्योंकि बेसिक कारण जो है वो अभी भी हमारे शरीर में मौजूद है जी। केवल हमारे ऑपरेशन से जो ब्लॉक हुए हैं उनको ओपन कर दिया गया है। ऑपरेशन एक तत्काल उपाय है जी। सही इलाज तो दवाई से और लाइफस्टाइल चेंज से ही होगा। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर दीपिका मित्तल आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।